हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, यानी कि हमारे जिस कंट्री है जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनको कि कुछ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, स्पेशल राइट्स हैं उनके पास। ओके, तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं जो भी कलर्ड स्टेट्स हैं हमारे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इस सेंट्रल रीजन, साउदर्न रीजन के साथ साथ और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं। तो ये जो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको कि कुछ स्पेशल राइट्स, स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो पावर्स हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, ये हमारे आर्टिकल 371 ए से लेके 371 जे तक आते हैं। तो इसके ऊपर आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पास में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इसकी टॉपिक के बारे में, जो है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सम स्टेट्स, यानी कि ये क्यों दिए जाते हैं, किस तरीके से दिए जाते हैं, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल 371 टू 371 जे, जो 371 है पहला, और 371 से शुरू करके 371 जे तक जो है, जो कि पार्ट 21 के अंदर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे। दैट कंसर्न स्पेशल प्रोविजंस फॉर 12 स्टेट्स। बेसिकली ये जो है 12 राज्यों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से हैं वो स्टेट्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑप्शंस होंगे आपको। तो ये जो स्टेट्स के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटक। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सेंट्रल वेस्टर्न जो रीजन है उसके साथ साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ है जो कि इसके अंडर आते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोविजन, स्पेशल राइट्स, स्पेशल प्रोविजंस के अंडर आते हैं। ओके, तो देखते हैं इन्हें क्यों दिया गया है ये प्रोविजंस। बेसिकली द इंटेंशन बिहाइंड देम इज, तो ये जो स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है इसके पीछे क्या इंटेंशन है हमारा, तो टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ बैकवर्ड रीजन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं इनमें जो भी बैकवर्ड रीजन्स हैं, ओके, बैकवर्ड पीपल हैं स्टेट्स के, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, होप्स हैं, उनके कुछ विशेज हैं, उनके कुछ चाहत है, वांट्स हैं, तो उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ये इंटेंशन, ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं। टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल्स ऑफ द स्टेट्स, तो ये जो स्टेट्स हैं इनके जो ट्राइबल पीपल्स हैं इनके कल्चर को, इनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है ये पावर्स। तीसरा जो है टू डील विद द डिस्टर्ब लॉज एंड ऑर्डर कंडीशन इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट, तो ये इनमें से कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब रहते हैं ज़्यादातर टाइम, जैसे कि आप नागालैंड की बात कर सकते हैं, मिजोरम की बात कर सकते हैं। तो इस केस में जो है ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, तो इनके स्टेट्स में क्या होता है, उनका जो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कंडीशन में रहता है, तो उसको हैंडल करने के लिए बेसिकली ये स्पेशल पावर्स जो कि है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट जो है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल्स ऑफ द स्टेट, और साथ ही साथ जो है उस स्टेट्स के जो लोकल हैं, ओके, उनके कुछ इंटरेस्ट हैं, उनके कुछ एस्पिरेशंस हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये सारे प्रोविजंस अलॉट किए गए हैं, दिए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं ओरिजिनली ये जो प्रोविजंस है, जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक एनी सच प्रोविजंस फॉर द स्टेट्स। ओके, तो ये बाद में लाया गया था। तो कब लाया गया था, किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग लाया गया था, वो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स जानना। देखते हैं, दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय वेरियस सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स, तो ये जो है ग्रेजुअली एक ही बार में नहीं लाए गए थे, तो ये सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स करके एक एक करके अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ओके, मेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ कन्फर्मेंट ऑफ स्टेटहुड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, तो ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं बेसिकली कौन से कॉन्टेक्स्ट में किए गए हैं, अगर किसी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जैसे कि हमें पता है जो इनिशियली जो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब हमारा अभी जैसे कि आप देख सकते हैं 28 स्टेट्स हैं, तो इतने स्टेट्स नहीं थे और टोटल ऑफ 14 स्टेट्स थे। तो उस हिसाब से उसका रीऑर्गेनाइजेशन होके, डिवीजन होके, बाइफर्फिकेशन होके आज के डेट में प्रेजेंट नंबर है। तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी स्टेट का होता है उस टाइम पे ये जो प्रोविजंस अप्लाई किया गया है या फिर दिया गया है। साथ ही साथ अगर कोई स्टेट्स ऐसा रहा है कि जो कि स्टेटहुड ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी कि किसी यूनियन टेरिटरीज को अगर स्टेट बनाया गया है, तो इन दैट केस ऑल्सो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस उन्हें उसी टाइम पे दिए गए हैं। तो ये सब्सिक्वेंट और वी कैन से ग्रेजुअल अमेंडमेंट्स कर करके दिया गया है। तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोविजंस फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने के पहले जो स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। इसके अगर जब भी हम बात करें अंडर आर्टिकल 371, आप इसमें जो है कुछ चीज़ें याद रख सकती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग किस स्टेट्स को प्रोविजंस दिए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है। ओके, तो आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग ये महाराष्ट्र और गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। ओके, द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड दैट ऑफ गुजरात
वुड हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनके पास ये पावर है कि ये प्रोवाइड करेंगे पावर किसको, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात को ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज सब देंगे ओके, करने के लिए, काम एग्जीक्यूट करने के लिए देंगे। तो वो कौन से केसेस हैं, कौन से स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात को देंगे ओके, एज पर दिस आर्टिकल। देखते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि गवर्नर एग्जीक्यूट करेंगे विद द परमिशन और विद द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ओके। देखते हैं, तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स। तो ये क्या है, ये जो गवर्नर के पास ये अथॉरिटी दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट की ये सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स कंस्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे किस किस के लिए, किस किस रीजन के लिए, आप याद से रख सकते हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो गवर्नर उनके पास ये पावर है कि विदर्भ के लिए, मराठवाड़ा और बाकी की जो महाराष्ट्र रीजन है उसके लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाएंगे। साथ ही साथ जो गुजरात के गवर्नर है उनको भी ये राइट्स, ये पावर दी गई है कि सौराष्ट्र, कच्छ और रेस्ट ऑफ गुजरात के लिए ये सेपरेट डेवलपमेंटल बोर्ड्स बनाएंगे ओके, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा जो है देखिए, मेकिंग ए प्रोविजंस दैट रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ दिस बोर्ड्स। तो एक प्रोविजंस बनाएंगे ओके, एक रूल्स रेगुलेशन जो भी लिस्ट इन करेंगे, दैट ए रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दिस बोर्ड्स वुड बी प्लेस्ड एवरी ईयर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो भी सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए जाएंगे ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनके वर्किंग के ऊपर एक रिपोर्ट बेसिकली आएगा, एनुअल रिपोर्ट, और जो कि उसी पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एनुअली प्रेजेंट किया जाएगा ओके। तो ऐसा कुछ प्रोविजंस भी बनाने का जो पावर है वो गवर्नर के पास है ओके। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं द इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो फंड्स के जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे ओके फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द अबव मेंशन्ड एरियाज। तो ये जो एरियाज अभी हमने देखा, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी के जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं, तो उस केस में जो भी फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ताकि जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो सके वो सही तरीके से हो सके, तो उसके ऊपर भी एक इक्विटेबल एलोकेशन किया जाए फंड का ओके, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। एंड इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटी, साथ ही साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा एडिक्वेट फैसिलिटीज भी मिल सके फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जिसकी वजह से जो रीजन्स के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी रहेंगे उनको प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन और साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग मिल सके, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाए। एंड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सके इन द स्टेट्स सर्विस रिस्पेक्टिव ऑफ द अबव मेंशन्ड एरियाज। तो इन एरियाज में ये सारे प्रोविजन से रिलेटेड पावर्स हमारे गवर्नर्स के पास दिए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट ओके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रोविजंस फॉर नागालैंड। दूसरा जो है ये नागालैंड के लिए क्या क्या प्रोविजंस है देखते हैं इसके ऊपर। पहला देखिए, आप आर्टिकल्स याद रख सकते हैं, अंडर आर्टिकल 371 ये जो है आर्टिकल 371A के अकॉर्डिंग है, इट मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर नागालैंड। नागालैंड के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। क्या है वो प्रोविजंस देखते हैं। द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई टू नागालैंड अनलेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो डिसाइड। तो अगर कोई एक्ट या फिर कोई लॉ पार्लियामेंट लेके आता है ओके, दैट इज एट द सेंट्रल लेवल, वो डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, दे विल नॉट बी डायरेक्टली एनफोर्स ऑन द स्टेट ऑफ नागालैंड। कब ये अप्लाई हो सकते हैं, अनलेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो डिसाइड। अगर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो नागालैंड के हैं वो परमिशन देते हैं, वो चाहते हैं, देन ओनली इन दैट केस वो जो है एनफोर्स हो सकते हैं इसी पर्टिकुलर स्टेट में। कौन कौन से वो एक्ट्स हो सकते हैं, रिलेटेड टू रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागस। तो वहाँ की जो कम्युनिटी है या वहाँ के जो लोग हैं, नागस जिसे हम कहते हैं ओके, ट्राइब्स हैं, तो ये नागा ट्राइब के जो अगर रिलीजियस या फिर सोशल प्रैक्टिस से कोई रिलेटेड एक्ट आ रहा है तो वो डिपेंड करता है कि नागालैंड के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं देन ओनली इट कैन बी इम्पोज्ड इन दैट स्टेट ओके। दूसरा देखिए आप, नागा कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर, इनके इस केस में भी अगर कोई एक्ट आता है तो वही प्रोसेस होगा। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नागा कस्टमरी लॉ, वही इनके जो सिविल और क्रिमिनल जस्टिस से रिगार्डिंग कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई मैटर है उस केस में भी ये परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं देन ओनली इट कैन बी एनफोर्स्ड। सिमिलरली ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, तो ये स्टेट के नागालैंड के जो ओनर्स लैंड है उसके ओनरशिप और लैंड ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी मैटर्स उसके रिलेटेड अगर कोई सेंट्रल लॉज बनाता है तो वो डायरेक्टली इंपोज नहीं हो सकते, वो दैट इज सब्जेक्टेड टू द विल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड ओके, ये आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और प्रोविजंस हैं। द गवर्नर ऑफ नागालैंड हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो नागालैंड के गवर्नर होंगे उन्हें भी कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ताकि पर्टिकुलर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन रख सकते हैं, सो लॉन्ग एज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कैन कॉज्ड बाय हॉस्टाइल नागास कंटिन्यू, कि जब तक ये जो नागास ट्राइब है ये जब तक अपना जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यू हो रहा है उसी टाइम तक जो लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा पावर रहेगा वो गवर्नर के पास रहेगा ओके, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस ड्यूटीज द गवर्नर आफ्टर
कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइजेस हिज इंडिविजुअल जजमेंट एंड हिज डिसीजन इन फाइनल। तो ये जो केस है इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट्स, ओके, तो इस केस में जो है गवर्नर कंसल्ट करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और जो भी जजमेंट देंगे या फिर जो भी डिसीजन होंगे वो फाइनल होगा। ओके, गवर्नर, तो हम बोल सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर केस में गवर्नर का जो डिसीजन वो फाइनल होगा नागालैंड के केस में। ओके, दिस स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर ससीज व्हेन द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट। सो ये जो पावर है ये तब तक रहेगा जब तक हमारे राष्ट्रपति जी चाहेंगे। जब राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं अब सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो चुका है और कोई डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है पर्टिकुलर स्टेट में, तो उस केस में वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नर से वापस ले भी सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रोविजन से रिगार्डिंग बातें करेंगे। देखिए, द गवर्नर हैज टू, तीसरा जो प्रोविजंस आप देखेंगे रिगार्डिंग जो नागालैंड है, द गवर्नर हैज टू एंश्योर दैट द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इज इंक्लूडेड इन द डिमांड फॉर ग्रांट रिलेटिंग टू दैट पर्पस एंड नॉट इन एनी अदर डिमांड मूव्ड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि गवर्नर ये एंश्योर करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है, कोई फंड आ रहा है, कोई मनी आ रहा है, तो दैट इज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस इंक्लूडेड इन द डिमांड फॉर ग्रांट, जो कि पर्टिकुलर उसी पर्पस के में यूज होना चाहिए, उसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज होना चाहिए जो कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स में आपको दिखाया गया है। ओके, बाय द असेंबली, ना कि कोई दूसरा डिमांड्स के ऊपर वो खर्च होना चाहिए। ओके, तो जो फंड आएगा सेंटर से उसको प्रॉपर तरीके का जो एलोकेशन हो सके, जिस किसी फंक्शन के लिए हो, जिस किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो मनी दी जा रही है उसी पर्पस के लिए ही यूज हो, तो इसके ऊपर एक नजर रखेंगे, एक चेक एंड बैलेंस क्या काम करेंगे हमारे गवर्नर नागालैंड के स्टेट में। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द रीजनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 35 मेंबर्स। तो इसके जो काउंसिल होंगे, रीजनल काउंसिल्स होंगे, इसमें 35 मेंबर्स रहेंगे। इट शुड बी एस्टैब्लिश फॉर द च्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में च्वेनसांग बोल के, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रीजनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसमें कि 35 मेंबर्स होंगे। और द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल। साथ ही साथ ये जो काउंसिल है इसके जो कंपोजिशन है, मैनर ऑफ चूजिंग ऑफ मेंबर्स, किस तरीके से इसके मेंबर चूज किए जाएंगे, क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेंगे मेंबर्स के, इनके टर्म्स कितने रहेंगे, सैलरीज अलाउंसेस क्या क्या दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो काउंसिल का जो प्रोसीडिंग्स होगा, कंडक्ट जो भी अपना बिजनेस करेंगे और जो भी काम करेंगे किस तरीके से वो फंक्शनिंग करेंगे, साथ ही साथ जो अदर ऑफिसर्स होंगे, काउंसिल के स्टाफ्स होंगे, वो किस तरीके से अपॉइंट होंगे, तो ये सारे मैटर रिलेटेड टू रीजनल काउंसिल वो हमारे गवर्नर डिसाइड करेंगे। ओके, और एक काउंसिल बनाई जाएगी जो कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, आप याद रख सकते हैं, च्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, और एक प्रोविजंस आप देखते हैं, for a period of 10 years from the formation of Nagaland or for such further period as the governor may specify on the recommendation of the regional council, some provisions should be operative for Swansang district। तो ये जो है particularly 10 साल के लिए किया गया था after the formation of Nagaland, okay, Nagaland state, और further state अगर ये extend भी हो सकता है जब तक कि गवर्नर स्पेसिफाई करे, गवर्नर चाहे on the recommendation of regional council, गवर्नर जब तक चाहे इस प्रोविजंस को एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर Swansang districts also। ओके, कब तक, जब तक कि रीजनल काउंसिल के हेल्प से या फिर रीजनल काउंसिल को कंसल्ट करके गवर्नर इसे एक्सटेंड करते रहेंगे, उनके रिकमेंडेशन से हिसाब से ये चलेगा। ओके, अब देखते हैं ये जो च्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट है इसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस आपको जरूरी है याद रखना। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, तो प्रोविजंस फॉर च्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, देखिए एक एक करके डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ च्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट, च्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट शैल बी कैरिड आउट बाय गवर्नर। तो ये जो है इसका पूरा कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर ही कंट्रोल करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट का। सेकंड जो है द गवर्नर शैल इन हिज डिस्क्रिप्शन अरेंज फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। जो मनी होगा वो इक्विटेबली या फिर इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रोवाइडेड बाय सेंटर बिटवीन द च्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट एंड रेस्ट ऑफ नागालैंड। ओके, तो जो भी मनी आएगा सेंटर के हिसाब से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट च्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट और बाकी की जो नागालैंड है, ओके, रिमेनिंग एरियाज है उसमें। ओके, वो गवर्नर ये अपना डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे और इस हिसाब से अरेंज करेंगे, तो इनका पावर यहाँ पे सुप्रीम है। एनी एक्ट ऑफ नागालैंड लेजिस्लेचर, अगर कोई एक्ट बनाता है हमारे जो नागालैंड स्टेट का कोई लेजिस्लेचर, ओके, इट शैल नॉट अप्लाई टू दिस डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये जो लॉ है इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कब तक, जब तक गवर्नर डायरेक्ट नहीं करते या फिर उनके रिकमेंडेशन के बिना, या फिर कहें जो हम रीजनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई है इनके रिकमेंडेशन के बिना वो स्टेट का पर्टिकुलर कोई भी लॉ इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ओके, ये भी एक प्रोविजन है, स्पेशल पावर्स हैं, आप याद रख सकते हैं। द गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट का पीस के लिए, वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए गवर्नर जो है अपना रेगुलेशंस बना सकते हैं स्पेसिफिकली। ओके, एनी सच रेगुलेशंस में रिपील और अमेंड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी अदर लॉ एप्लीकेबल टू द डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो लॉ बनाएंगे हमारे गवर्नर, जरूरी नहीं है कि ये जो उस पर्टिकुलर स्टेट के लॉ को देख के या फिर सेंट्रल कोई लॉ को देख के बनाए,
ये अपने खुद के हिसाब से जो इन्हें सुटेबल लगता है, लोकल सिचुएशंस को देख के, कंडीशन को देख के उसके अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं। ओके, और उसके लिए उन्हें अगर रिपील या फिर अमेंड करना पड़े पार्लियामेंट का कोई एक्ट या फिर दूसरा कोई एक्ट, तो वो भी ये कर सकते हैं। इनके इतने भी पावर दिए गए हैं फॉर टू द गवर्नर। ओके, नेक्स्ट है देयर शैल बी मिनिस्टर फॉर तुएनसांग अफेयर्स। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के अफेयर से रिलेटेड एक मिनिस्टर आपको अपॉइंट करनी पड़ेगी, रखी जाएगी इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड ही इज टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर रिप्रेजेंटिंग तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट्स इन द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से जो भी आपका जो एमएलए है उस असेंबली में है, उन्हीं मेंबर में से, उन्हीं एमएलए में से आपको एक मिनिस्टर बनाना पड़ेगा जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेंगे, और ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है इससे रिलेटेड अफेयर्स के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। ओके, उसको लिए उन्हें एज ए रिप्रेजेंटेटिव रखा जाएगा। द फाइनल डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट शैल मेड बाय द गवर्नर इन इस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, फाइनल डिसीजन जो होगा वो गवर्नर का ही होगा। ओके, फाइनली मेंबर्स इन द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट द रीजनल काउंसिल। तो ये जो एमएलएस होंगे इसी डिस्ट्रिक्ट से, पर्टिकुलर ये डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो एमएलएस होंगे ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते जैसे कि बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, बाकी के केसेस बाकी के स्टेट्स में होते हैं, उसी तरीके से ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, लेकिन दे आर इलेक्टेड बाय द कमिटी बाय द रीजनल काउंसिल, जो कि 35 मेंबर्स होंगे। ओके, ये जो काउंसिल रहेगा ये काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे ये जो तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट के एमएलएस को। ओके, ये है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, आपको याद जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ और बातें कर लेते हैं रिगार्डिंग द प्रोविजंस फॉर आसाम एंड मणिपुर। ओके, आसाम और मणिपुर के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। देखिए, आसाम की अगर हम बात करें, ये अंडर आर्टिकल 371 भी, देखिए आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग आपका नागालैंड आ गया, जो नेक्स्ट आर्टिकल है 371 बी, उसके अकॉर्डिंग आता है आसाम। आसाम स्टेट के लिए क्या प्रोविजंस है? द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ कमिटी ऑफ आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक कमिटी क्रिएट की जाएगी आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज, जो कि ट्राइबल एरियाज के मेंबर्स को लेके एक कमेटी बनाई जाएगी ऑफ द स्टेट एंड सच अदर मेंबर्स एज में स्पेसिफाई। तो ये जो है प्रेसिडेंट के पास कंप्लीट पावर है, याद ये रख सकते हैं। इस केस में जैसे कि हमने नागालैंड के केस में देखा, गवर्नर के पास पूरा कंप्लीट अथॉरिटी होता है। ओके, वो उनके हिसाब से फंक्शन करवाएंगे, करेंगे। इसमें जो है आसाम के केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि ये जो कमिटीज बनाएंगे इसमें कौन कौन से मेंबर को चुनना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ट्राइबल एरियाज, और कौन से मेंबर्स होंगे उसमें वो डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, और एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ओके, मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर में देखिए ये दिस कम्स अंडर आर्टिकल 371C। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है 371C, इसके रिगार्डिंग जो मणिपुर के रिलेटेड प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या प्रोविजंस है? देखिए 4 प्रोविजंस आपको याद रखने। सबसे पहले देखिए, द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए कमिटी ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस केस में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कुछ कमिटीज बनाएंगे जो कि अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है कि किन स्टेट्स में गवर्नर के पास अथॉरिटी दी गई है, गवर्नर्स को पावर दी गई है, और किन किन स्टेट्स में प्रेसिडेंट के पास खुद के पास पावर है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द हिल एरियाज ऑफ द स्टेट। तो मणिपुर के जो हिली एरियाज हैं उन स्टेट्स में से कुछ मेंबर चुन के ये कमिटीज बनाएंगे ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की। ओके, तो ये जो पावर है प्रेसिडेंट के पास है बिल्कुल भी। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नर शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दैट कमिटी। तो जो कमेटी बनाएंगे हमारे प्रेसिडेंट, उस वो प्रॉपरली काम करे। ओके, उसके लिए जो है ये गवर्नर को डायरेक्ट करेंगे, और गवर्नर उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाएंगे गवर्नर को, और वो एग्जीक्यूट करेंगे एज पर द प्रेसिडेंट सेज। ओके, थर्ड अगर हम देखें, द गवर्नर शुड सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। तो ये जो कमिटीज के काम के ऊपर, और या फिर कहें जो एडमिनिस्ट्रेशन है हिली एरियाज, मणिपुर के हिली एरियाज के रिगार्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे गवर्नर प्रेसिडेंट को। ओके, हर साल एक एनुअल रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे टू द प्रेसिडेंट। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस। इस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को, एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज। तो ये जो मणिपुर के हिल एरियाज हैं उनको उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस देना हो, डायरेक्शंस देना हो, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके ऊपर भी एक नजर डालेंगे। देखिए आर्टिकल 371D और 371E, ये दो आर्टिकल्स आप याद रख सकते हैं, 371D और E। इट कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं इसके अंदर। देखिए
इन 2014 जैसे कि हमें पता है आर्टिकल 371D हैज बीन एक्सटेंडेड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना बाय आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में जो है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट है उसे बायफर्केट किया गया था बिटवीन दो स्टेट्स में बांटा गया था, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया गया था। तो उसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही ये जो आर्टिकल है जो कि पहले आंध्र प्रदेश के लिए था, ये प्रोविजंस वो एक्सटेंड हो गया फॉर तेलंगाना ऑल्सो। ओके, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 371 द फॉलोइंग्स आर मेंशन। तो 371D के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको प्रोविजंस आते हैं, देखते हैं उसके ऊपर। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एंड डिफरेंट प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसमें भी जो है ये जो पावर है प्रेसिडेंट के पास है। ओके, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड, ये क्या करेंगे, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे और फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ओके, किसके लिए, जो पीपल है जो इस पार्ट में रहते हैं, ओके, इस स्टेट के कुछ पार्ट में रहते हैं, तो उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। किस केस में, किन सेक्टर में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और डिफरेंट प्रोविजंस। ओके, और ये जो है ये तीन आप याद रख सकते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं, उनसे उस केस में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके हर एक पीपल को जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं। तो इसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस बनाए जाएंगे या फिर जो भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे, काम किए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है। सेकंड, अगर हम बात करें फॉर द अबव पर्पस, तो ये जो पर्पस के लिए द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज सिविल पोस्ट इन लोकल कैडेट्स। ओके, ये चाहेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारे, ये लोकल कैडेट्स में कोई सिविल पोस्ट क्रिएट करे फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन एनी लोकल कैडेट। तो उसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी रखी जाए। ओके, ये कुछ और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए, ही मे स्पेसिफाई पार्ट्स ऑफ स्टेट्स विच आर रिगार्डेड एज लोकल एरियाज, ओके, फॉर एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की अगर बात हो लोकल एरियाज के या फिर उसके लोगों की, तो उसके लिए भी ये कुछ स्पेसिफाइड रूल्स बनाएंगे, तो उसके लिए भी ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ही मे ऑल्सो स्पेसिफाई द एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ प्रेफरेंस और रिजर्वेशन गिवन टू द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किए जाएंगे डिफरेंट पोस्ट के लिए, ओके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट पोस्ट के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किए जाएंगे, वो किस बेसिस पे किए जाएंगे, उनके ऊपर कोई रिजर्वेशन होगा या फिर कोई किसी को प्रेफरेंस बेसिस पे अपॉइंटमेंट मिलेगी, रिक्रूटमेंट मिलेगी, तो उसके ऊपर भी हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पूरा पावर है कि ये डिसाइड करेंगे सब मैटर्स रिगार्डिंग इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखें। आगे एक और प्रोविजन से देखते हैं, द प्रेसिडेंट में प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसमें जो है ये स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने का एक के लिए भी एस्टेब्लिश करने के लिए भी प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, टू डील विद सर्टेन डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, अलॉटमेंट और आप देख सकते हैं प्रमोशन टू सिविल पोस्ट इन द स्टेट्स। तो रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, अलॉटमेंट या फिर कोई प्रमोशन हो जो कि सिविल पोस्ट के लिए हो पर्टिकुलर स्टेट में, उससे रिलेटेड मैटर से डील करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी बनाने के लिए प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं हमारे स्टेट्स को। ओके, नो कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट इज टू एक्सरसाइज एनी जुरिसडिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इसके जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने का किसी के पास राइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, साथ ही साथ देखिए, द प्रेसिडेंट में एबॉलिश द ट्रिब्यूनल व्हेन इज सैटिस्फाइड दैट इट्स कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस इज नॉट नेसेसरी। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अब ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है इसकी जरूरत नहीं है, तो उस केस में ये से एबॉलिश भी कर सकते हैं। तो इतना भी पावर है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, ओके, रिगार्डिंग द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोविजंस फॉर सिक्किम। नेक्स्ट जो है सिक्किम के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। ओके, देखते हैं द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। ये एक्ट आप याद रखें, 36वां जो संवैधानिक संशोधन एक्ट आया था 1975 में, इसके अकॉर्डिंग सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया था इंडियन यूनियन का। ओके, उससे पहले ये नहीं था बिल्कुल भी, ओके, इंडियन यूनियन का पार्ट। नेक्स्ट, इट इंक्लूडेड ए न्यू आर्टिकल 371F। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक नया आर्टिकल आया, अनुच्छेद आया 371F। ओके, इट कंटेन स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू सिक्किम, जिसमें कि सिक्किम के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। क्या है वो, देखिए, द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। तो नॉर्मली हमने जैसे कि देखा कि जो डिफरेंट ऑर्डिनरी स्टेट्स हैं, तो उनके लिए मिनिमम लिमिट जो है वो 60 मेंशन की गई है कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें एटलीस्ट 60 मेंबर्स होना चाहिए। लेकिन ये जो सिक्किम के लिए ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, और भी कुछ स्टेट हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं है होता, आगे हम डिस्कशन करेंगे।
तो पहले आप देखिए सिक्किम के जो केस है, सिक्किम का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें आप 30 मेंबर्स तक मिनिमम वो जो एक्सटेंशन दी गई है, छूट दी गई है कि आप 30 मेंबर्स तक एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ वो 30 होना चाहिए, लेकिन बाकी की जो नॉर्मल स्टेट्स है, ऑर्डिनरी स्टेट्स हैं, उनके लिए 60 फिक्स की है। ओके, तो ये डिफरेंस जरूर याद रखें। साथ ही साथ 1 सीट इज अलॉटेड टू सिक्किम इन द लोकसभा एंड सिक्किम फॉर्म्स 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सिक्किम एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता है और एक सीट इसके रिलेटेड भी लोकसभा में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रोविजंस हैं। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सिक्किम पॉपुलेशन। तो सिक्किम स्टेट के डिफरेंट जो पॉपुलेशन है, पीपल्स हैं, उनको राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और प्रोविजंस दिए गए हैं। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड। तो इस केस में पार्लियामेंट है अथॉरिटी। ओके, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि ये क्या करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स इन द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली व्हिच मे बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सच सेक्शंस। ओके, तो ये क्या करेंगे, पार्लियामेंट एम्पावर करेंगे या फिर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ये प्रोवाइड करेंगे कितने सीट्स जो कि लेजिस्लेटिव सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेट्स फिल करेंगे। ओके, सच सेक्शंस। Delimitations of assembly constitutions from which candidates belong to such sections along may stand for election to the assembly। तो ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं जो जिनके की राइट्स और इंटरेस्ट प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, उस सेक्शंस के कुछ जो मेंबर्स होंगे, उस सेक्शंस के जो पर्सन्स होंगे वो इलेक्शन में खड़े हो सके, इसलिए उसके हिसाब से जो असेंबलीज के कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड किए जाएंगे। ओके, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। तो सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, इनको पर्टिकुलर राइट्स मिलने के लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इसी वजह से इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड किए जाएंगे कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्ट हो सके टू द असेंबली इटसेल्फ। ओके, आगे द गवर्नर शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी गवर्नर को कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है इस स्टेट में भी, फॉर पीस एंड फॉर इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर एंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। तो सोशल, सामाजिक और अर्थनीति के तौर पर इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो सके, तो उसके लिए जो गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये सारे मैटर्स देखेंगे। ओके, फॉर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सिक्किम पॉपुलेशन इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने के टाइम पे द गवर्नर शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन। तो गवर्नर जो है पर्टिकुलरली अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेंगे एंड सब्जेक्ट टू डायरेक्शन इश्यूज बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो डायरेक्शंस होंगे ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाएंगे, ना कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई रूल नहीं बनता इसमें। ओके, जो डायरेक्शन प्रेसिडेंट देंगे डायरेक्टली उनके डायरेक्शंस के हिसाब से गवर्नर ये जो पीस और इक्विटेबल अरेंजमेंट के हिसाब से उनके काम करेंगे। ओके, आगे द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड विद रेस्ट्रिक्शंस और मॉडिफिकेशंस टू सिक्किम एनी विच इज इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और ये जो एक्सटेंशन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, चाहे इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जाए या फिर कुछ चेंजेस करके सिक्किम के ऊपर ये जो है एनफोर्स किया जा सकता है, डिफरेंट प्रोविजंस दिया जा सकता है। ओके, इसे एक्सटेंड किया जा सकता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रोविजंस फॉर मिजोरम की बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है। देखिए आर्टिकल 371G, तो इसमें जो है आर्टिकल 371G के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइज जो भी सारे प्रोविजंस मिजोरम के लिए दिए गए हैं। क्या क्या है प्रोविजंस देखिए। द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई टू मिजोरम अनलेस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो डिसाइड। जैसे कि हमने नागालैंड के केस में देखा, जो भी एक्ट हमारे पार्लियामेंट बनाती है या फिर सेंटर बनाती है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा इस पर्टिकुलर स्टेट में, जब तक कि ये पर्टिकुलर स्टेट का जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। ओके, अगर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये जो पर्टिकुलर प्रोविजंस हमारे स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे, एनफोर्स करेंगे, ओनली देन द एक्ट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन दैट स्टेट्स। ओके, तो मिजोरम के केस में भी यही सिचुएशन है। देखिए जैसे कि रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ द मिजोस जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, तो मिजोस के जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस से रिलेटेड अगर कोई लॉ है जो कि पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो द परमिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज रिक्वायर्ड। साथ ही साथ जो मिजो कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर जैसे कि हमने नागास के केस में देखा था, सिमिलर हमारे मिजोस के केस में है। बिल्कुल ये जो 4 प्रोविजंस वो सेम है। ओके, तो नागालैंड और मिजोरम के लिए दो जो प्रोविजंस है वो सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो नागालैंड में नागास ट्राइब के लिए है और मिजोरम में ये मिजोस ट्राइब के लिए है। बिल्कुल ओके, बाकी के जो प्रोविजंस वो सेम है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। इसमें भी एक छूट दी गई है कि इसमें जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगा वो मिनिमम आप 40 तक रख सकते हैं। ओके, 40 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपको ये जो दी गई है, ओके, एक्सटेंशन दी गई है या फिर कह सकते हैं रिलैक्सेशन दी गई है, यह है 40 मेंबर्स अब तक आप मिनिमम रखेंगे अपने असेंबली में। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं, देखते हैं एक करके। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए इसके जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल 371H के अकॉर्डिंग आता है और इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं देखिए। द गवर्नर
स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो है गवर्नर को अथॉरिटी दी गई है, पावर दी गई है कि अरुणाचल प्रदेश के जो भी गवर्नर होंगे उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो स्टेट्स हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स होना मतलब हो सकता है। ओके, तो उसी वजह से होना ये बहुत कॉमन भी है। ओके, होने के पूरे चांसेस है। तो इस केस में गवर्नर को कुछ पावर्स दिए गए हैं जो कि ये रेगुलेट करेंगे, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे। ओके, इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइजेस इंडिविजुअल जजमेंट एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। जैसे कि हमने नागालैंड के केस में भी देखा था कि जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व करने का जो पावर है वो गवर्नर को मिला था, और वो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके अपना खुद का इंडिविजुअल जजमेंट देंगे और डिसीजन देंगे, और जो भी डिसीजन देंगे वो बिल्कुल फाइनल होगा। ओके, दिस स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर शैल सीज व्हेन द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट्स। और ये जो पावर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब तक दी जाएगी, जब प्रेसिडेंट चाहें ये से वापस भी ले सकते हैं। ओके, साथ ही साथ जो है इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 30 मेंबर्स में फिक्स की गई है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट गोवा की अगर हम बात करें, गोवा के लिए एक ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप याद रख सकते हैं। देखिए दैट ये जो है 371I में आता है और इट प्रोवाइड्स गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। इस केस में भी 30 मेंबर्स आप याद रखेंगे। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स हैं जिनको कि ये रिलैक्सेशन दी गई है कि ये क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं इनके जो पास पॉपुलेशन खुद का बहुत कम है, तो इसी वजह से इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ भी इसी हिसाब से उनका मिनिमम नंबर फिक्स की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रोविजंस फॉर कर्नाटका की अगर हम बात करें तो यह है आर्टिकल 371J के अकॉर्डिंग आता है। इसमें जो है प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड द गवर्नर ऑफ कर्नाटका वुड हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि ये पावर गवर्नर तक एक्सटेंड करेंगे और गवर्नर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी रिलेटेड टू सर्टन एफेक्ट्स। ओके, तो कौन से मैटर में ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखते हैं। तो देखिए ये सारे हैं वो प्रोविजंस जो कि कर्नाटका के गवर्नर के ऊपर आपको मानना पड़ेगा एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन। तो हमने जैसे कि मराठा और गुजरात महाराष्ट्र एंड गुजरात के केस में देखा था सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाने का जो प्रोविजंस इस केस में भी अप्लाई होता है हैदराबाद और कर्नाटक रीजन के लिए। साथ ही साथ मेकिंग प्रोविजंस दैट ए रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बोर्ड। ये जो बोर्ड बनाए जाएंगे इसके ऊपर आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा और वो रिपोर्ट जो है हर साल एनुअली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर्नाटक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पेश किया जाएगा। ओके, द इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रीजन। साथ ही साथ जो है इनके डेवलपमेंट के लिए इक्विटेबल एलोकेशन फंड का एलोकेशन किया जाए। नेक्स्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रिजर्वेशन के ऊपर भी एक प्रोविजंस है कि एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है इसी पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग हैदराबाद कर्नाटक रीजन के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो रिजर्वेशन दिया जाएगा उन्हें। ओके, इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ आप देखिए द रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट पोस्ट होंगे उसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा इन द रीजन फॉर द पर्सन हु बिलोंग टू द रीजन। जो भी ये रीजन में बिलोंग करते हैं उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, ये प्रोविजंस है कर्नाटका के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ और भी हैं देखते हैं। आर्टिकल 371J ये जो है ये इंसर्ट की गई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2012 में आया था, उसके अकॉर्डिंग इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड द स्पेशल प्रोविजंस एम्स टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो ये बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करना चाहता है और इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स ताकि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके फंड्स का। ओके, टू मीट द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द रीजन। तो ये जो रीजन है इसका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके इसलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके फंड्स का, मनी का, उसके लिए बनाई गई थी। ओके, एज वेल एज टू एनहांस ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स को एनहांस करने के लिए जो जैसे कि हमने देखा रिजर्वेशंस का प्रोविजंस है, तो ये क्या है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज को एनहांस करने के लिए और प्रोमोट एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। ओके, इसी रीजन में बेसिकली तो खास करके जो है एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग में ये रिजर्वेशन दी जाती है इसी वजह से। नेक्स्ट, इन 2010 द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कर्नाटका। 2010 में जो असेंबली है और काउंसिल ऑफ कर्नाटका द पास्ट सेपरेट रेजोल्यूशन, ये कुछ रेजोल्यूशन पास किए सेपरेटली सीकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर हैदराबाद कर्नाटक रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो जिस कर्नाटका स्टेट के अंदर हैदराबाद कर्नाटका रीजन आता है उसके लिए कुछ और प्रोविजंस की डिमांड करने के लिए, कुछ और प्रोविजंस की मांग करने के लिए इन्होंने दो सेपरेट रेजोल्यूशंस भी पास किए थे, असेंबली में से भी और काउंसिल में से भी। ओके, 2010 की बात है ये। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका आल्सो एंडोर्स द नीड फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर द रीजन। तो साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है ये स्पेशल प्रोविजंस इस रीजन के लिए कुछ ये भी पर्टिकुलरली दिए हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए द रेजोल्यूशन सॉट टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन। तो ये जो रेजोल्यूशन पास की गई थी दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन, जो बैकवर्ड रीजन है उसके डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ जो इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। ओके, इन ऑर्डर टू रिड्यूसिंग इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज, ताकि ये जो एक रीजन और दूसरे रीजन के बीच एक डिस्पैरिटी चल रहा है, ओके, एक इम्बैलेंस चल रहा है
ओके, एक डिफरेंस चल रहा है उसको रिजॉल्व किया जाएगा, उसे रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, तो इसी वजह से ये सारे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो then please do like and share it and do subscribe to our channel. Thank you friends.